हेलो स्टूडेंट, आज मैं सिंथेसिस में जो सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके उसी को बताने जा रहा हूँ। इसका एक भाग मैंने बताया है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। अगर इस वीडियो को तुमने अच्छी तरह से देखा है तो जो आज मैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से संबंधित बताने जा रहा हूँ तो बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि पार्टिसिपल से ही ये रिलेटेड है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। तो नॉमिनेट एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसका मतलब होता है स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। अर्थात वर्ब से इस सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं होता है, केवल लिखा जरूर रहता है लेकिन उसमें इसका कोई काम नहीं होता है। जिस तरह से देखो कि द सन रोज, द फॉग डिस्पर्स्ड, द सन रोज, सूरज निकला और कोहरा छट गया। दो सेंटेंस हैं, दो सिंपल सेंटेंस हैं, तो इसका नॉमिनेट क्या होगा? द सन हैविंग राइजन, कामा लगा देंगे और आगे का सेंटेंस ज्यों का त्यों, द फॉग डिस्पर्स्ड। ये हमारा सेंटेंस बन गया। यहाँ पर देखिए, इस रोज का ये सब्जेक्ट था। अब यहाँ पर ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनकर के तैयार हो गया। तो जब परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया अर्थात ये नॉन फाइनाइट हो गया, और नॉन फाइनाइट फिर वर्ब का काम नहीं करती है, अलग अलग। जैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम करती है, तो ये फिर जो नाउन यहाँ पर सब्जेक्ट है, इस क्रिया से कोई इसका मतलब नहीं रह गया। यही हमारा क्या बन जाता है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, अर्थात स्वतंत्र हो गया, इससे मुक्त हो गया। पहले इस वर्ब का ये सब्जेक्ट था, अब इसमें वर्ब रह ही नहीं गई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गई, नॉन फाइनाइट हो गई। पहले इसमें फाइनाइट वर्ब थी। तो इसी को हम कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब इसमें किस तरह के सेंटेंस होते हैं जिनको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस एक बनाते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। और दूसरा नंबर, पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट पर पड़ता है। ये दो मुख्य चीजें हैं इसमें। अर्थात इसमें काज और इफेक्ट का रिलेशन होता है। जो कार्य पहले होगा और उस कार्य, उस सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव जो बाद में काम होता है, तो
बाद वाले सब्जेक्ट पर अर्थात दूसरे सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट पर उसका प्रभाव पड़ता है ऐसे सेंटेंस में। और इसमें 3 प्रकार से रखे गए हैं। नंबर 1 परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में, नंबर 2 परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव में, नंबर 3 प्रेजेंट पार्टिसिपल लिंकिंग वर्ब में। लिंकिंग वर्ब अर्थात बी वाली क्रिया। बी वाली में जानते हैं इज, एम, आर, वाज, वर ये आती हैं। तो इनको मैं क्रमशः सबको बता देता हूं। जैसे पहला नंबर है परफेक्ट पार्टिसिपल से सेंटेंस बनाना। जैसे अभी मैंने लिखा था द सन रोज, सूरज निकला। दूसरा सेंटेंस द फॉग डिस्पर्स्ड, छट जाना, हट जाना। तो पहले सेंटेंस में द सब्जेक्ट जो है द सन है, दूसरे वाले में द फॉग है। अर्थात दूसरे में ये और पहले में ये। पहला नंबर हो गया ये कि सब्जेक्ट भिन्न भिन्न। फिर जो पहले कार्य होता है उसके सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जो बाद में कार्य होता है उसके सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। देखिए सूरज निकला तो उसका प्रभाव पड़ गया, कोहरा क्या हुआ, छट गया। कोहरा जो कोहरा था वो हट गया, छट गया। तो पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य हुआ उसके द्वारा दूसरे सेंटेंस अर्थात जो पहले कार्य होगा उसके द्वारा दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट पर पड़ा, तो इसका काज और इफेक्ट का संबंध हो गया। तो जो पहला काज वाला है उसको जब हम यहाँ पर मेन वर्ब होती है, कौन सी, मेन वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब। तो जब मेन वर्ब होती है तो इसको हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस में है तो हम इसको लिखेंगे द सन और हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म राइजन, कामा लगा देंगे और आगे का सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देते हैं द फॉग डिस्पर्स्ड। ये हमारा बन गया। अब ये यहाँ पर मैंने बताया था कि यही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, सब्जेक्ट तो इसमें लगा रहता है लेकिन इसका कोई काम नहीं है। अगर हम यहाँ से इसको हटा दें तो ये देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल वाला नियम सीधा बन गया। इसलिए यही मैंने कहा था कि जो पहले वीडियो मैंने पार्टिसिपल से संबंधित बताया है उसको अगर देखा है तो ये तुरंत समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये स्वतंत्र कर्ता भी हो गया, साथ में जोड़ देते हैं इसको और इस तरह से ये सेंटेंस बन जाता है। और उदाहरण मैं इसके बता रहा हूँ। द पुलिस केम, द thief ran away। द पुलिस केम पहले वाले में देखिए सब्जेक्ट, दूसरे वाले में सब्जेक्ट, दोनों में भिन्न भिन्न है। और पुलिस का आना और चोर का भगना, अर्थात पुलिस आई और पुलिस आने का जो प्रभाव क्या हुआ, चोर भाग गया। तो जो पहले कार्य हुआ है, अब यहाँ पर मेन वर्ब है, एक्टिव में है, सेंटेंस पैसिव में नहीं है, मेन वर्ब है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे द पुलिस हैविंग कम। अब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, कामा लगाया,
इसके बाद आगे वाला सेंटेंस ज्यों का त्यों कर दिया, द थीप रैन अवे। तो ये मैंने बताया। अगला सेंटेंस, एक उदाहरण पहले बताया, एक उदाहरण ये बताया, दूसरा द गेम वाज ओवर। ऑल लेफ्ट द प्लेग्राउंड। अब इसमें देखना है, इसको बीच में मैंने इसीलिए सेंटेंस को रखा है, गेम वाज ओवर। अब यहां पर कोई मेन वर्ब नहीं है, ना सेंटेंस ये पैसिव में है, अर्थात ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती है, अर्थात यहां पर लिंकिंग वर्ब आई है। तो यहां पर देखिए, पहले तो ये सब्जेक्ट अलग अलग है, गेम इसमें है, इसमें आल का मतलब सभी लोग, इसमें ये दोनों में अंतर है, अर्थात गेम समाप्त हो गया, खेल समाप्त हुआ, उसका क्या असर हुआ कि सभी लोगों ने जो खेल का मैदान था वो छोड़ दिया। तो इसमें ये बी वाली क्रिया है, तो यहां पर इस तरह से लिखेंगे द गेम, अब यहां पर आ जाएगा बीइंग ओवर, कामा लगा देंगे, आगे वाला सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो ये कौन सा नियम का हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लिंकिंग वर्ब कर लगा करके, ये मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल में नियम बताया था, लेकिन इसके साथ में ये सब्जेक्ट भी जुड़ा हुआ है जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में बता रहा है। अगला उदाहरण, द टीचर वाज absent। द स्टूडेंट्स डिड नॉट स्टडी। पहले में देखिए टीचर है सब्जेक्ट, दूसरे में स्टूडेंट है। टीचर अनुपस्थित था तो विद्यार्थियों ने क्या किया, काम नहीं किया, उसका प्रभाव पड़ा कि अगर अध्यापक अनुपस्थित ना होता तो विद्यार्थी काम करते पढ़ते, लेकिन अध्यापक अनुपस्थित होने के बजाय अध्यापक का अनुपस्थित होना विद्यार्थियों पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अध्ययन नहीं किया, सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। इसके बाद यहां पर देखें कि मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब नहीं है, यहां पर कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, अर्थात क्योंकि ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये मेन वर्ब नहीं है। तो इस तरह से यहां पर द टीचर बीइंग absent, कामा लगा देंगे, द स्टूडेंट्स ज्यों का त्यों इसको लिख देते हैं। तो ये मैंने क्या बताया, बीइंग से संबंधित। अगला उदाहरण लिखते हैं, द बेल। आप सभी लोगों को ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं इनमें से किसी को भी लिख सकता हूं, तो उसको समझना है फिर। द बेल रैंग, द टीचर केम आउट ऑफ द रूम। देखिए, द बेल रैंग, पहले में सब्जेक्ट ये, दूसरे में सब्जेक्ट ये। द बेल रैंग, घंटी बजी, और उसका प्रभाव क्या हुआ, अध्यापक ने कक्षा छोड़ दिया, क्लास जो रूम था उससे बाहर आ गया वो। तो प्रभाव पड़ा कि अगर बेल नहीं बजी थी तब तक टीचर रूम में था, जब बेल बज गई
तो उसका प्रभाव पड़ा कि अध्यापक ने जो है कक्षा जो है रूम जो है छोड़ दिया, अर्थात उससे बाहर आ गया। तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं और इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ा। अब यहां पर देखिए ये मेन वर्ब है और ये एक्टिव वॉइस में है। किसमें है? एक्टिव वॉइस में। द बेल हैविंग रंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल, कामा लगाया। इसके बाद आगे का सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देते हैं। द टीचर केम आउट ऑफ द रूम। तो ये किससे संबंधित है? पहले वाले से संबंधित, परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव। अब अगला सेंटेंस में बता रहा हूं, द कैप्टन वाज किल्ड। कैप्टन वाज किल्ड, ऑल द सोल्जर्स रैन अवे। अब कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन को मार दिया गया। मारने वाला कौन? सब्जेक्ट नहीं है, अर्थात ये ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के स्थान पर काम कर रहा है। और तो ये सेंटेंस किस में चला गया? पैसिव वॉइस में। अब तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया ये, और इसमें ये सब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग हैं। अर्थात जब कैप्टन को मार दिया गया तो सभी सैनिकों पर प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? कि वो भाग गए। तो यहां पर देखिए पैसिव वॉइस है, तो इसको पैसिव वॉइस के नियम से बनाएंगे। द कैप्टन, अब कौन सा नियम है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या लगेगा? हैविंग के साथ में बीन का भी प्रयोग किया जाएगा। जब मेन वर्ब आए, एक्टिव में हो, तो बीन नहीं आएगा, केवल हैविंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब पैसिव वॉइस में हो, मुख्य क्रिया हो, तब हैविंग, बीन, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, इसके बाद कामा, और आगे का सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देंगे। यह सेंटेंस हमारा बन जाएगा। और उदाहरण में बता रहा हूं, द सन रोज, द सन रोज, सूरज निकला। द फार्मर्स वेंट, फार्मर वेंट टू हिज फील्ड। सूरज निकला, पहला सब्जेक्ट, दूसरे का सब्जेक्ट, दोनों अलग अलग। सूरज निकलने का प्रभाव यह पड़ा कि फार्मर अपने खेत की ओर चला गया। जब तक सूरज नहीं निकला था तब तक फार्मर घर पर था, अर्थात खेत पर नहीं गया था। अब यहां पर देखिए, यहां पर मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब है, लेकिन ये सेंटेंस एक्टिव में है, पैसिव में नहीं है। तो फिर कौन सा लगाएंगे? एक्टिव वाला, अर्थात हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द सन हैविंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कामा, द फार्मर्स, फार्मर वेंट टू हिज फील्ड। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बन जाता है। और ये जो है कौन सा है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट स्वतंत्र कर्ता, जिससे इस क्रिया से कोई भी लेना देना नहीं रहता है। द पीरियड वाज ओवर, द पीरियड वाज ओवर, घंटा समाप्त हो गया। द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर हाउस। तो ये पहले में द पीरियड,
घंटा समाप्त हो गया, उसका प्रभाव दूसरा अलग अलग सब्जेक्ट है इसके ऊपर पड़ा कि घंटा जब समाप्त हो गया तो क्या हुआ, जो सभी विद्यार्थी थे कहाँ चले गए, अपने घरों को चले गए। तो ये प्रभाव पड़ा। जब तक पीरियड समाप्त नहीं हुआ था तब तक वो कक्षा में पढ़ रहे थे, लेकिन जब वो घंटा समाप्त हो गया, छुट्टी हो गई तो घर चले गए। यहाँ पर ये देखते हैं फिर लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर मुख्य क्रिया नहीं है। अगर मुख्य क्रिया होती तो यहाँ पर हो सकता है पैसिव वॉइस में होता, क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है जब पैसिव वॉइस में होता है। तो ये सेंटेंस बनेगा द पीरियड बीइंग ओवर, कामा द स्टूडेंट्स वेंट देयर होम। तो इस तरह से मैंने ये बताया कि 3 प्रकार से ये बनता है। सभी के मैंने उदाहरण बताए। नॉमिनेट ऑब्सोल्यूट क्या होता है, और ये बताया कि ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग होगा और जो पहले कार्य होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जो दूसरा सेंटेंस होता है उसके सब्जेक्ट पर पड़ता है। और तो इसीलिए इसमें बताया गया काज और इफेक्ट का एक रिलेशन होता है और ये 3 तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जल्दी ही मैं इसका अगला भाग, अगला नंबर जो सिंथेसिस से संबंधित सिंपल सेंटेंस चल रहा है, जल्दी ही मैं आपको वीडियो प्रस्तुत करता हूँ।